आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव का वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं जो आपका वीकली टेस्ट 27 को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ आपके वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं, ये आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप जान सकेंगे किस प्रकार से आपका जो वीकली टेस्ट का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और एक बात आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो मैं शुक्रवार को शाम को वीडियो डालूँगी वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके एग्ज़ाम में जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग जो 27 तारीख का जो वीकली टेस्ट है उससे पहले मैं शुक्रवार को शाम को एक वीडियो डालूँगी, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख ले, ताकि किस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आप लोग को आइडिया आ जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन रहेगा आपका वीकली टेस्ट में किस तरह का जो पैटर्न पूछ रहा है या फिर कहाँ से आपका क्वेश्चन उठा के दे रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है कि सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है। जो सरोज स्मृति कविता है उसके कवि कौन रहते हैं, तो उसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसके कवि रहते हैं। कौन रहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं रहती है। वो कौन सी विशेषता है जो सरोज के विवाह की मतलब सरोज के विवाह में वो विशेषता नहीं रहती है। तो उसके विवाह में क्या नहीं रहती है, तो उसके विवाह में चमक दमक नहीं रहती है, वो उसका विवाह एकदम सादगी से होता है। चलिए पढ़ते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि माँ की मृत्यु उपरांत जो सरोज की माँ है उसकी मृत्यु के उपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेह में गोद में बीतता है। जब सरोज की माँ की मृत्यु हो जाती है तो सरोज मतलब किसके आश्रय में लालन पालन या फिर किसके द्वारा वो पाली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर उसकी नानी के द्वारा। उसकी नानी ही उसे बहुत प्यार करती है और उसका लालन पालन करती है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कवि को वसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ता है। जो निराला जी है उनको प्रथम जो बसंत की प्रथम गीति है उस किसके तरह दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर उसकी दिगंत पत्नी है उसका तरह वो दिखाई देता है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नववधु सरोज में जो सरोज रहती है, नववधु किसको बोलते हैं, जो जिसका नया नया विवाह होता है उसे नववधु बोलते हैं। नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी। जब सरोज की शादी होती है तो नई नई दुल्हन बनी होती है, तो उसमें कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर उसकी जो पत्नी रहती है ना उसकी रूप में वो दिखाई पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आकाश बदलकर बना मही पंक्ति में जो मही शब्द है ना इसमें इस शब्द किस ओर संकेत कर रहा है। मही का अर्थ होता है धरती, ये किस ओर संकेत कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर जो सरोज है वो पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर, उसका मही का अर्थ होता है कि उसकी ओर वो साकार रूप दिखाई दे रहा है। चलिए 7 नंबर पढ़ते हैं कि वह लता वही की क्या है, वह लता वही की पंक्ति में लता जो है वो किसका प्रतीक रहता है। जो आप लोग को कविता लगा है उसमें ये पंक्ति दिया गया है कि वह लता वही की पंक्ति में जो लता रहता है वो किसका प्रतीक रहता है, तो सरोज की माँ का प्रतीक रहता है। किसका? सरोज की माँ का। इसका 4 नंबर का सही उत्तर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में ली। जब कवि की जो बेटी रहती है सरोज उसकी मृत्यु होती है तो वो जो उसका अंतिम क्षण रहता है ना वो किसकी गोद में भी मतलब वो अंतिम सांस लेती है, तो अपनी नानी की गोद में। किसकी गोद में? अपनी नानी की गोद में। ये 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पर पाठ अन्य पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया गया है। तो किस संदर्भ में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। क्या है? माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। जो शकुंतला है वो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका रहती है। क्या रहती है? कालिदास जी ये रचना करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी नायिका रहती है शकुंतला। इसको आप लोग याद करके रखेंगे, इस तरह का भी पैटर्न पूछ सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं
कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है। जो सरोज स्मृति कविता है इसमें कवि ने स्वयं को, अपने आप को भाग्यहीन क्यों कहा है, क्योंकि उसका जो निकट पारिवारिक जनों से बिछो हो जाने के कारण वो अपने जो निराला जी है उनका जो परिवार रहते हैं उससे वो मतलब कि दूरी उनका हो जाता है, या बोल सकते हैं कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से ये बोलते हैं कि उसका क्या है कि मतलब कि उसमें अपने आप को वो भाग्यहीन समझते हैं। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है, तो 1889 में 1889 में उनका जन्म होता है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ होता है, आप लोग को ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर काशी में। कहाँ पे, बनारस या फिर बोल सकते हैं काशी में। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने कुल कितने नाटक लिखे हैं, तो उन्होंने कुल 8 नाटक लिखे हैं। 8 तो उन्होंने तो 8 ऐसे उनका टोटल कितना नाटक है, 13 नाटक है, जिसमें से उनका 13 नाटक में क्या क्या है कि जयशंकर प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने, अगर आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि उनके ऐतिहासिक नाटक कितने हैं तब आप 8 मानेंगे, और अगर उसका टोटल नाटक पूछा कि जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे हैं तो कुल वो 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 3 पौराणिक 2 भावात्मक नाटक लिखे हैं। टोटल मिलाकर उन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद जी जो अंतिम नाटक लिखते हैं वो कौन सा रहता है, तो उसका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि देवसेना का गीत, ये क्या है आप लोग को लगा है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो देवसेना का गीत जो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, तो स्कंद गुप्त से ये नाटक मतलब ये गीत लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देवसेना मालवा के किस राजा की बहन रहती है। जो देवसेना है वो मालवा के राजा, वो किसकी बहन रहती है, तो वो बंधु वर्मा की बहन रहती है। किसकी बहन, बंधु वर्मा की बहन रहती है देवसेना। देवसेना को किसकी चाह थी, देवसेना किसको चाहती है, तो देवसेना किसको चाहती है, स्कंद गुप्त को। किसको, स्कंद गुप्त को देवसेना चाहती है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्या है कि देवसेना का गीत में अभिव्यक्ति हुई है। जो देवसेना का गीत है उसमें किस चीज़ की अभिव्यक्ति हुई है, तो उसमें देवसेना की वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। देवसेना की जो वेदना पीड़ा रहती है उसमें इस गीत के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है। 19 नंबर का क्या है कि देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था। जो देवसेना के जो अंतिम समय, जीवन के अंतिम यात्रा के समय उसके साथ कौन रहता है, तो उसके साथ नीरवता रहता है। क्या मतलब एकदम नीरस, मतलब बोल सकते हैं खामोशी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीरवता का मतलब होता है खामोशी रहती है। चलिए 20 नंबर पढ़ते हैं कि देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया है। तो किसके समान गवा दिया है, मधुकरियों के समान गवा दिया है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। ये कोटेशन है कि देवसेना के गीत में जो मधुकरी जो एक पंक्ति दिया गया है उसका ही ये उठा के दे दिया गया है कि देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया है। तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। देख लीजिए यहाँ क्या है कि मधुकुरिया मतलब क्या होता है, पके हुए अन्न की भिक्षा। तो आप लोग ये सब पॉइंट याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि कार्नेलिया का गीत, आप लोग का ये भी लगा है कार्नेलिया का गीत के रचनाकार कौन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जयशंकर प्रसाद। कौन रहते हैं, जयशंकर प्रसाद कार्नेलिया का गीत लिखते हैं। 22 नंबर देखते हैं कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है। जो कार्नेलिया का गीत है उसमें जो कविता दिया गया है उसका केंद्रीय विषय क्या रहता है, तो उसका केंद्रीय विषय क्या रहता है, भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक क्या रहता है उसका ये इसमें अधिकतर चित्रण किया गया है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है। वो कौन सी विशेषता है जो भारत देश की नहीं रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर हिंसा को धर्म मानना, इसमें इसकी विशेषता नहीं रहती है। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या है
कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है। तो अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर भारत देश में। कहाँ पे, भारत देश में अनंत सागर की लहरों को आकर किनारा मिलता है। 25 नंबर क्या है कि मधुमेह देश से क्या अभिप्राय है। जो ये पॉइंट है, ये जो पंक्ति दिया गया है कि मधुमेह देश से क्या अभिप्राय रहता है, जिसका राइट आंसर होगा 1 नंबर देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। 26 नंबर है कि उड़ते खग किसका प्रतीक रहता है। जो उड़ते खग है वो किसका प्रतीक रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर समस्त सांसारिक मनुष्यों का। किसका, समस्त सांसारिक मनुष्यों का ये प्रतीक रहता है। 27 नंबर क्या है कि कार्नेलिया का गीत कविता में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। 28 नंबर है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री है। जो कार्नेलिया है वो किसकी पुत्री रहती है, तो वो सेल्यूकस की पुत्री रहती है। सेनापति वो रहते हैं, सेल्यूकस जी की वो पुत्री रहती है। 29 नंबर क्या है कि हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है। तो हेमकुंभ में कौन सा अलंकार रहता है, तो रूपक अलंकार रहता है। कौन सा अलंकार, रूपक। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन ये है कि लघु सूरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग को अलंकार दे सकता है, किसी भी पॉइंट को उठा के आप लोग को उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है इसमें। तो आप लोग अलंकार थोड़ा याद रखेंगे, थोड़ा पहचानने का कोशिश करेंगे कि किस तरह का कुछ ट्रिकी वे भी होता है, जिसको याद रखने से आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि लघु सूरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। आप लोग एक ट्रिक याद रख लेंगे, जिसमें सम, समान, से ये सब रहेगा ना, उसमें उपमा अलंकार रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं से लगा हुआ है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या है कि सूरधनु और पंख की आपस में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो आप लोग अलंकार को जरूर से जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आपके अलंकार से पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग याद रखेंगे कि जो 27 तारीख का आपका वीकली टेस्ट है, उसके लिए आप लोग शुक्रवार को जो आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उसको एक बार जरूर से देख ले, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का आपका जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।